हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग का जो प्रैक्टिस चल रहा था वर्तनी शुद्धि का, आज यह वर्तनी शुद्धि का प्रैक्टिस नंबर तीसरा है। तो चलिए फिर से आज हम लोग अपने सेशन को बेहतरीन और शानदार जानदार बनाते हैं। फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग और शुरू करते हैं आज का हमारा अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पे में नहीं, ने होगा। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता की। तो बताना है मंत्रिमंडल शब्द में वर्तनी शुद्धि क्या होगी। मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल सही लिखा हुआ है? यानी कि क्या ए ऑप्शन में सही है मंत्रिमंडल, क्या बी ऑप्शन सही होगा, क्या सी ऑप्शन सही होगा, कि क्या डी ऑप्शन सही होगा? बताइएगा मंत्रिमंडल कैसे लिखते हैं। तो आप कहेंगे कि जो लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है गुरुजी, यानी कि मंत्रिमंडल ठीक इसी प्रकार लिख देते हैं मंत्रिमंडल। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ में वर्तनीय शुद्धि बताना है। क्या अनभिज्ञ शब्द सही लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। तो अनभिज्ञ क्या ए में सही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, क्या बी ऑप्शन में सही है, क्या सी ऑप्शन में सही है, कि क्या डी ऑप्शन में सही है? तो आप कहेंगे गुरुजी अनभिज्ञ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, इस प्रकार। ये हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में एकदम सही लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। शिक्षा के विकास से ही संभव है। अब आपको बताना है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान की वर्तनी शुद्धि। क्या ए ऑप्शन सही है, क्या बी ऑप्शन सही है, क्या सी ऑप्शन सही है, कि क्या डी ऑप्शन सही है? पुनरुत्थान कैसे लिखते हैं? तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे पुनरुत्थान, पुनरुत्थान इस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। अब क्या युधिष्ठिर यहाँ सही लिखा हुआ है? तो बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन है जो युधिष्ठिर को सही तरीके से लिखा है। तो आप कहेंगे युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है भाई, युधिष्ठिर। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ? यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या रहा है? आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। बढ़ रही ना भाई। अब हम लोग का जो ज्यादातर लोग हैं आयुर्वेदिक पर विश्वास करने लगे, और करना भी चाहिए भाई। आयुर्वेदिक एक ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी में आपको तुरंत असर तो करती है, लेकिन जो दवा असर करती है उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो ज्यादातर मूव हमें करना चाहिए किधर? आयुर्वेदिक की ओर, अपनी संस्कृति ओर। यही हमारी संस्कृति है, यही विरासत है हमारी। ठीक है भाई, चलिए। तो आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाता है? क्या ए ऑप्शन सही लिखा हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या बी ऑप्शन सही लिखा हुआ है? आप कहेंगे विचार करेंगे इस पे। क्या सी ऑप्शन सही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या डी ऑप्शन कहेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कि बी सही है, आयुर्वेदिक। कैसे लिखेंगे? आयुर्वेदिक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। देखिए, जब हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे तो वहां पे जब हम हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन करेंगे, तो काल विभाजन में एक आता है भक्ति काल, सूफी काल, भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो है कृष्ण भक्ति समुदाय अलग था, राम भक्ति समुदाय अलग था। राम काव्य अलग था, कृष्ण काव्य अलग था।
तो उसी में ये कह रहे हैं, अब जैसे राम कृष्ण भक्ति काव्य में ही सूरदास आ गए, कबीरदास जी आ गए, ठीक है, और नामदेव आ गए, और राम भक्ति काल में जो है राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी आ गए, ठीक। तो इस प्रकार अलग अलग कवि हैं, इनकी जो काल विभाजन है, जब मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा तब इन सारी चीजों से आपको अवगत कराऊंगा। अभी हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निमित्तिक शब्द का क्या होगा शुद्धवर्तनी। तो निमित्तिक क्या ए ऑप्शन सही है, क्या बी ऑप्शन सही है, क्या सी ऑप्शन सही है, क्या डी ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे निमित्तिक नहीं, नैमित्तिक होता है। क्या होता है, नैमित्तिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नैमित्तिक, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कह रहा है दिनों-दिन रासायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। भाई जो रसायन यूज किए जा रहे हैं उनके प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित होता है। क्या होता है, अप्रत्याशित। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत लिख गया, यहाँ पे कट गया। इस प्रकार अप्रत्याशित इस प्रकार लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, आप सभी जानते हैं। अब ये दंपति लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे आके गाड़ी फंस जाती है और मोस्ट ऑफ द पीपल इसको गलत लिखते हैं। आप समझ लीजिए, आप भी गलती करते हैं। आप क्या लिखते हैं, दंपति, ये लिखते हैं ना। बताइए ये सही है कि गलत है, आप ये लिखते हैं, बताइए भाई जी। बिल्कुल, तो दंपति कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ दंपत्ति लिखते हैं, दंपत्ति। तो भैया ये सही होगा, ये गलत होगा। आपको दंपत्ति नहीं लिखना है, दंपति लिखना है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जी। बिल्कुल, दंपति। दंपति बड़ी ई होता है भाई, माफ कीजिएगा, छोटी नहीं, यहाँ बड़ी ई होगा, दंपति। ठीक, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विक्रमी संवत ईसवी संवत से 57 वर्ष आगे रहता है। तो अब ये संवत कैसे लिखा जाता है, बहुत ही सरल है, घनघोर सरल प्रश्न है। संवत ता में हलंत लगता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाक्य ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 1000 बार। संस्कृत कैसी भाषा है, संश्लिष्ट। याद रख लीजिए, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है अगर पूछ ले तो हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, हिंदी विश्लिष्ट है। याद रखिएगा 1000 बार, केवीएस, DSSB इन सब में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे संश्लिष्ट, इस प्रकार लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन क्लियर होगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सभी भारतीय गीता के माहात्म्य से परिचित है। अब माहात्म्य कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। क्या जो ए ऑप्शन में लिखा है वह सही लिखा है, क्या बी में सही लिखा है, क्या सी में सही लिखा है, कि क्या इनमें कोई भी त्रुटि है ही नहीं। तो आपको बताना है कि माहात्म्य कैसे लिखा जाता है। तो आप कहेंगे महात्म्य होता है, ना कि माहात्म्य होता है। महात्म्य होता है, क्या होता है, महात्म्य होता है। तो महात्म्य होगा तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। गॉट इट गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, यानी कि रोगी में बहुत ही प्रचंड जीने की इच्छा थी। तो जिजीविषा शब्द लिखते कैसे हैं ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, जिजीविषा, यहाँ पे मूर्धन्य सा होता है और इसका मतलब क्या होता है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा, अनेक शब्दों में एक शब्द वाला ये है, जीने की इच्छा। जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा।
और लिखेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कामना करता हूं हो गया, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब यहाँ पे उज्जवल शब्द को कैसे लिखेंगे, तो ये तो अत्यंत सरल कोई प्रश्न है भाई। उज्जवल आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह, फिर ला, उज्जवल, यानी कि बी ऑप्शन। एग्जाम का प्रेशर होता है भाई, तो ऐसे प्रश्न भी गलत होते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ये प्रैक्टिस दे रहा हूं कि आपका जो प्रेशर है दिमाग का वो कूल हो जाए। तो उज्जवल जान लिया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 की 14 क्या कह रहा है, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में उपचारिकता नहीं होती है। अब ये भाई उपचारिकता कोई शब्द नहीं होगा, आप तुरंत पकड़ लेंगे, यहाँ पे औपचारिकता होगा। क्या होगा, औपचारिकता। तो ये यहाँ पे आपको अपने विवेक का भी प्रयोग करना है, आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। औपचारिकता, और औपचारिकता कहाँ पे सही लिखा है, आप कहेंगे ए ऑप्शन में, छोटी ही होगा, औपचारिकता होगा, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब यहाँ पे वैयक्तिक है, तो वैयक्तिक ऐसे होता है भाई, वैयक्तिक, वैयक्तिक इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, आप कहेंगे वैयक्तिक, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है भाई। बताइए, क्या ताम्र सही लिखा हुआ है, क्या उच्चारण सही है, क्या इत्यादि सही है, क्या मुंह सही है। तो आप कहेंगे ताम्र कैसे लिखते हैं, ताम्र, ये तो एकदम सही है। उच्चारण नहीं होता, ये उच्चारण होता है, उच्चारण। इत्यादि नहीं होता, इत्यादि होता है। मुहम नहीं होता, मुंह होता है, मुंह, ये होगा। तो भाई शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन ही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब ये जो सर्वोत्तम क्या सही लिखा है, आप कहेंगे गलत लिखा है, सर्वोत्तम होता है, जी बिल्कुल। सांसारिक, क्या सांसारिक सही लिखा है, आप कहेंगे सांसारिक होता है, सांसारिक होता है, जी बिल्कुल सही है, गलत लिखा था ये। स्रोत, आप कहेंगे स्रोत एकदम सही लिखा हुआ है। कीर्ति, आप कहेंगे कीर्ति होता है, ना कि कीर्ति, ठीक। तो कौन सा, ये भी गलत है, यानी कि ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा था, सी ऑप्शन एकदम शुद्ध। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब संपूर्ण, क्या यह संपूर्ण गलत सही लिखा है, आप कहेंगे गलत लिखा है, ये संपूर्ण इस प्रकार होगा, ये भी गलत, संपूर्ण ये एकदम सही लिखा है भाई, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, जी बिल्कुल। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी शुद्धि है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ज्योत्सना शब्द कैसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की ओर, और लास्ट सवाल आप सभी लोगों के सामने है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बताइए सच्चिदानंद कैसे लिखते हैं, सभी लोग बताइए। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद गलत लिखा हुआ है, ए ऑप्शन एकदम गलत। बी ऑप्शन सच्चिदानंद, ये भी गलत है। डी भी गलत है, सी एकदम सही है। सच्चिदानंद, आधा चा होता है, फिर पूरा चा होता है, छोटी की मात्रा होती है, दा, ता नहीं होता, दा होता है। सच्चिदानंद, एकदम बेहतरीन शानदार सवाल।
तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से टॉप 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए। अब तक हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि में कुल मिला के 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं और तीनों प्रैक्टिस सेट को मिला दें तो 60 प्रश्न हमने यहाँ से हल कर लिए हैं। अब हम आपको जो है टॉप 50 क्वेश्चंस वर्तनी शुद्धि के देंगे जो विविध एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो आपको ये 3 प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ टॉप 50 देखना है जो आपके लिए एकदम रामबाण एकदम अचूक उपाय रहेगा वर्तनी शुद्धि को सही करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भैया आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा करे तो उसको लाइक कर दिया करिए और अपने साथी मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।